स्वागत है दोस्तों आप सभी लोग का एक और न्यू ब्रांड वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में प्रबोध मॉडल पेपर सेट 3 को हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। काफ़ी इजी वर्डों में जैसे इसमें दिया है उससे भी आसान शब्दों में हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं। और ये हमारे ब्रह्मास्त्र सीरीज का तीसरा वीडियो है। अगर आपने 2 देख रखा है तो अच्छी बात है, नहीं देख रखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, तो आप जाके देख लेना। एंड साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में IMP क्वेश्चन, मोस्ट IMP क्वेश्चन का लिस्ट भी दे रखा है, तो भी आप जाके देख सकते हो। एंड चलो मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन जो है समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको 10 MCQ देखने को मिलने वाला है। सबसे पहला MCQ यहाँ पर है, परागकणों का बहुत से वर्षों के लिए द्रव नाइट्रोजन में किस तापमान पर भंडारण किया जाता है। देखो मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब है तो प्लीज़ इसे इग्नोर करना, मतलब मुझे जुकाम हो रखा है। एंड इसका जो आंसर है वो आ जाएगा -196 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ये चैप्टर 2 का है, जो पुष्पीय मतलब सॉरी चैप्टर 1 का है, जो चैप्टर 1 में अपना पहले 2 था, ठीक है। तो चैप्टर 1 जो है अपना पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन उसका है। इसके बाद है कॉर्पस ल्यूट्रियम का निर्माण किससे होता है। तो इसका जो है उसका आंसर आ जाएगा आपका पुटिका कोशिका उदाहरण, ठीक है। इसके बाद है अपूर्ण प्रावृत्ता में लक्षण प्रारूप का अनुपात क्या होता है, तो 1:2:1 होता है। इसका नेक्स्ट है सहलंगता की खोज किसने की थी, तो बेटसेन एंड पुगटेन ने यहाँ पर किया था सहलंगता की खोज। उसके बाद है रूपांतरण के प्रयोग निम्नलिखित में से किस जीव पर किए जाते हैं। तो रूपांतरण जो प्रयोग है वो अपना किया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में किया जाता है, जो कि निमोनिया जो बीमारी है, निमोनिया जो रोग है उसका मेन कारक है यही होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। उसके बाद पृथक किया गया प्रथम जो प्रतिजैविक है वो क्या होता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने देखा होगा पिछले 2 सेटों में भी, मतलब मॉडल पेपर 2 सेटों में भी ये क्वेश्चन आया है, कहीं ना कहीं किसी दूसरे पैटर्न पे आया है, मतलब अलग अलग नेम से आया है, बट वही क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा पेनिसिलिन, जो कि पेनिसिलिन नोटेटम नाम के जीव से लिया जाता था, मतलब उससे लिया गया था। सबसे पहला यहाँ पर ढूंढा गया पेनिसिलिन में। उसके बाद है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम DNA से जुड़कर द्विकुंडित के दोनों रज्जुओं को विशिष्ट स्थानों पर काटता है। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा शर्करा फास्फेट बंध को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं चिन्हित किए गए हैं, तो 3 हॉटस्पॉट यहाँ पर चिन्हित किए गए हैं। देखो ये MCQ है तो मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, बाकी 2 नंबर से मैं आपको एक्सप्लेन करना बताऊंगा, क्योंकि यार इसमें मतलब एक ही वर्ड का है तो क्या ही एक्सप्लेन करूँ मैं। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो ऊर्जा का जो प्रवाह है हमेशा एक दिशा में होता है। आपको पता होगा ऊर्जा जो है सनलाइट से पादप में जाते हैं, मतलब उत्पादक में जाते हैं, और जो उत्पादक है उससे जो है शाकाहारी ग्रहण करते हैं, शाकाहारी को मांसाहारी ग्रहण करते हैं। तो हमेशा एक दिशा में जा रहा है, ऐसा तो नहीं कि मांसाहारी को भाई अब पादप खा देगा, ऐसा तो नहीं होता। तो वो हमेशा एक ही दिशा में जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर सीधा एक दिशीय। उसके बाद है एगारोस जेल पर अलग किए गए DNA के टुकड़ों को किससे रंगने पर बाद में देखा जा सकता है। तो इसमें है ब्रोमाइड जो है उसे रंगने पर क्या देखा जा सकता है, तो इसका आंसर आ जाएगा इथिडियम ब्रोमाइड। आप ब्रोमाइड भी लिख सकते हो, मतलब MCQ है तो आप ये टिक लगा देना, अगर 1 नंबर में आता है तो ब्रोमाइड लिख सकते हो। इसके बाद है एक नंबर के 5 क्वेश्चन और यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। तो उसमें है मानव में गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों तक होती है, तो 9 महीने तक होती है। 9 महीनों में 240 दिन होते हैं। अगर महीने पूछते तो 9 महीने लिखते, दिन पूछा है तो 240 दिन हम लिख लेंगे। RNA से DNA के संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है रिवर्स ट्रांजेक्शन कहलाती है। इसका है विशिष्ट इम्यूनिटी को प्राप्त करने के लिए आवश्यक 2 मुख्य कोशिकाओं के समूह के नाम लिखिए, तो T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। देखो इनके बारे में ये तो पता नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, बट एक क्वेश्चन है इनके बारे में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट कहाँ बनते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है अस्थि मज्जा में बनते हैं, ठीक है। इसके बाद है सीवेज ट्रीटमेंट में अवायवीय अनियंक में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं, तो उसमें मेथियोजेंस पाया जाता है। मेथियोजेंस जो है गोबर में होता है, जो मेथेन का उत्पादन करते हैं वो सारे बैक्टीरियाज जो है वो यही होते हैं मेथियोजेंस। इसके बाद है BT20 प्रोटीन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो बैसिलस थुरिंजियस के द्वारा यहाँ पर प्राप्त किया जाता है। अब आया 2 नंबर के क्वेश्चन जिसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, काफ़ी इजी वर्डों में ऐसा जो दिया है। अगर आपने पढ़ा है और समझ नहीं आया तो अब बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। 1-2 दिन बचे हमारे बोर्ड एग्जाम में, तो अच्छे से तैयारी करो और मैं जल्दी से इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ बिना टाइम वेस्टिंग के। सबसे पहला क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉम किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कोलेस्ट्रॉम जो होता है आपको पता होगा कि जो मादा होते हैं ना, जैसे बच्चा पैदा होता है तो उनमें क्या होता है, जो स्तन ग्रंथियाँ हैं वो विकसित हो जाती है और वहाँ से दूध स्राव स्टार्ट हो जाता है। तो जो शुरुआत के कुछ दिनों तक 2-3 दिनों तक जो दूध स्राव होता है वो जो है काफ़ी गाढ़े होते हैं, पीले रंग का होता है,
मतलब गाढ़ा पीला रंग का होता है उसे ही कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। इसमें बहुत ही मात्रा में एंटीबायोटिक पाया जाता है जो कि बच्चे के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो यही चीज़ है। दूध स्टॉक के प्रारंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे ही खीस या कोलेस्ट्रॉम कहा जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, एंटीबायोटिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर एक ऐसी क्रिया है जो कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होती है, मतलब उसके दौरान होती है। तो आप स्टार्टिंग करोगे यहाँ से, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होने वाली क्रिया को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इसमें समजात गुणसूत्र आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, 2 नंबर का तो आप इतना लिख सकते हो एंड चाहो तो आप पॉइंट में लिख सकते हो। हाँ, पॉइंट में लिखने से आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा इसलिए कि एग्जामिनर जो है बहुत सारे कॉपी चेक करता है और उसे टाइम नहीं मिलता अगर आप पैराग्राफ में लिखते हो। 2 नंबर का तो चलो ठीक है यार, 1-2 लाइन में हो जाता है, बट बाकी क्वेश्चन जो है पैराग्राफ में होता है तो मतलब चेकर जो है थोड़ा सा कंफ्यूज जाता है और कम मार्क्स दे देता है। तो पॉइंट में लिखने की कोशिश करना, आपको फुल मार्क्स चाहिए तो। एंड इसके बाद है यहाँ पास हाउस कीपिंग जीन्स किसे कहते हैं। तो ऐसे जीन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, कोशिका के लिए एक्टिव रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं कोशिका में और सभी जीवों में पाए जाते हैं। हर कार्य के लिए वो एक्टिव रहते हैं। अब जैसे कार्य क्या है, जैसे ऊर्जा उत्पादन हो गया, प्रोटीन संश्लेषण हो गया, ऐसे कार्य के लिए वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो आपको लिखना है कोशिका की आवश्यक कार्य जैसे कि उत्पादन मतलब ऊर्जा उत्पादन, प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या होता है, ये हमेशा सक्रिय होते हैं और सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं ये हाउस कीपिंग जीन्स। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आपको इसको लिखने के बाद एग्जाम्पल भी लिखना है। राइबोसोम प्रोटीन जो है, सुमर प्रोटीन जो है, इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुल्य रूपता अंग क्या होता है। इसे हमने 10वीं में पढ़ा था। 10वीं में तुल्य रूपता अंग हमने मतलब नाम नहीं सुना था, उसमें हमने सुना था यहाँ पास समृद्धि अंग। समृद्धि अंग क्या होता है आपको पता चल गया होगा समृद्धि नाम सुनते ही। इसमें होता ये है, इनकी जो उत्पत्ति है वो अलग अलग होती है लेकिन कार्य जो है एक समान होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखा जाए तो तितली के पंख हो गए और चमगादड़ के पंख हो गए। आपको पता होगा ये जो चमगादड़ का जो पंख है वो उनके पैरों से बनता है, अगर आप जो पैर है उससे बनता है, और तितली का भी जो है मतलब उत्पादक जो मतलब उसकी जो उत्पत्ति है कुछ अलग ढंग से होती है। ठीक है, दोनों की उत्पत्ति अलग अलग तरीके से होती है लेकिन का कार्य क्या है, उड़ने का। तो कार्य यहाँ पर समान है, उत्पत्ति अलग अलग है, इसे कहते हैं तुल्य रूपता अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिजैविक क्या होता है। तो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक को ही प्रतिजैविक कहते हैं, इंग्लिश में एंटीबायोटिक कहते हैं। इसमें होता ये है कि एक प्रकार का रासायनिक यौगिक होता है। इसमें आप सूक्ष्म जीवों से जो है प्राप्त करते हैं एंटीबायोटिक को और दूसरे सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए इसका उपयोग करते हैं। मतलब देखो होता ये है कि कुछ सूक्ष्मजीव द्वारा हम इसे प्राप्त करते हैं एंड इसे इसलिए प्राप्त करते हैं ताकि हमारे अंदर कोई अगर सूक्ष्मजीव अटैक कर चुके हैं, बीमारी हुई है, तो इसे वो मार सके अंदर जाके, तो इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, क्या लिखिए, प्रतिजीवी ऐसी रासायनिक यौगिक होती है सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किया जाता है तथा इनका उपयोग जो है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है दूसरे सूक्ष्म जीव। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या सूक्ष्म जीवों का प्रयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सकता है। तो हाँ जी भाई, सूक्ष्म जीवों का ऊर्जा के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे देखो सूक्ष्म जीव है वृद्धि करते हैं तो बहुत सारे गैस जो है उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो वो जो उत्पन्न करते हैं जो गैस है वो ज्वलनशील होता है। चूंकि वो ज्वलनशील है इसलिए क्या है, हम इसका उपयोग जो है ऊर्जा के रूप में कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको लिखना है बायोगैस, जिसे गोबर गैस भी कहते हैं। इसमें मैथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऐसे जल जो गैस है वो पाए जाते हैं। मैथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फर, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं और ये ज्वलनशील होते हैं, इस कारण इसका उपयोग जो है ऊर्जा के स्रोत में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है चारण खाद्य श्रृंखला एवं अपराध खाद्य श्रृंखला में अंतर बताना है। तो नाम से देखो, चारण मतलब कि चरना। कोई जीव है, कोई शाकाहारी जीव है, वो क्या करता है, कहीं ना कहीं चरता है, मतलब घास खाता है, पौधे को खाता है। तो मतलब ये मैं ट्रिक बनाया हूँ। ठीक है, तो उसी ट्रिक में आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पर चारण है, मतलब कहीं ना कहीं ये पादप से स्टार्ट होगा। तो ये पादप से स्टार्ट होता है, पादप को कौन खाएगा, शाकाहारी जीव, शाकाहारी जीव को खाएगा मांसाहारी जीव। तो ये ऐसे ही चलता है, वो है चारण खाद्य श्रृंखला। उसके बाद यहाँ पर अपराध खाद्य श्रृंखला। अपराध मतलब क्या है, कार्बनिक पदार्थ आपको पता होगा, जो कवक वगैरह हो गए, ये सारे क्या है अपघटित कर देते हैं, उसे मतलब पूरी तरह से पचा देते हैं, आप चयन कर देते हैं। तो ये जो अपराध होता है तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, कार्बनिक पदार्थ से। तो मेघ कार्बनिक पदार्थ से स्टार्ट होता है और ये जो है अपघटन होता है किसके, जीवाणु और कवक के द्वारा। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि यहाँ पास 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। अंड जनन क्या है, अंड जनन की बारे में यहाँ पास व्याख्या बताना है और उसका जो चित्र है वो बनाना है। अगर चित्र बोल जाए, सिर्फ चित्र तो आप बना सकते हो और उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, मैं आपको एक्सप्लेन भी बता देता हूँ। सबसे पहली बात, अंड जनन होता क्या है। तो अंड जनन क्या है, जो अंडाणु मात्र कोशिका है उससे अंडाणु का जन्म होना अंड जनन कहलाता है। ठीक है, सिंपल सा था। एंड देखो
इसमें होता क्या है, 3 अवस्थाएं होती है। 3 अवस्था से जो अंडाणु है वो बनता है, युग्मक जो है वो बनता है। कैसे बनता है? सबसे पहले गुणन अवस्था। इसमें होता ही है प्राथमिक जो जनन कोशिकाएं हैं, ये मान लो ये प्राथमिक जनन कोशिका है। ये प्राथमिक जनन कोशिका क्या करती है? समसूत्री विभाजन करती है। यहाँ पर ये समसूत्री विभाजन की, और जैसे ये समसूत्री विभाजन करती है उसके बाद यहाँ पर 2 कोशिका बन गई, और फिर वो और कोशिकाएं मतलब विभाजित करेगी। और ये जो बना है, ठीक है, ये जो सेकेंड लाइन में मतलब दिख रहा है आपको, थर्ड लाइन, इसमें होता ही है, इसमें बन जाता है प्राथमिक oocyte। ठीक है, प्राथमिक oocyte बन जाती है। और ये जो प्राथमिक oocyte है ना, वो क्या है, आकार में बढ़ती है, आकार में वो बड़ी हो जाती है। यहाँ पर से वो ग्रोथ अवस्था है, पर ये बड़ी होगी। ग्रोथ अवस्था मतलब वृद्धि अवस्था। पहला क्या है, सबसे पहला ये कि ये जो प्राथमिक कोशिका है वो समसूत्री विभाजन करती है और प्राथमिक oocyte बनाती है। पहला गुणन अवस्था में आपको ये लिखना है। फिर वृद्धि अवस्था आती है, तो ये जो हमारा प्राथमिक oocyte है वो आकार में बड़ा हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। वो किस में होता है? वृद्धि अवस्था में होता है। इसके बाद आता है परिपक्वन अवस्था। परिपक्वन अवस्था क्या होता है? मैच्योर क्षेत्र, जिसमें कोई विकसित हो जाता है, मतलब एकदम मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, समझो, उससे ज़्यादा वो है और विकसित नहीं हो सकता, उसे मैच्योर बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो है क्या कब आता है? ये जो वृद्धि है वो क्या करता है, यहाँ पर क्या बन गया था हमारे, यहाँ पर बन गया था प्राथमिक अपना oocyte बन गया था, जो कि बड़ा हो चुका था। अब बड़ा होने के बाद वो विभाजन करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला विभाजन होगा वो अर्धसूत्री प्रथम होगा। जैसे अर्धसूत्री प्रथम यहाँ पर विभाजन होगा, उसके बाद हमें द्वितीय क्या मिल जाएगा? oocyte मिल जाएगा। और साथ ही हमें एक मिल जाएगा यहाँ पर ध्रुवीय पिंड। ठीक है, अब ये जो ध्रुवीय पिंड है और ये जो द्वितीयक हमें क्या मिला है? oocyte मिला है। तो द्वितीयक oocyte जो है वापस से समसूत्री करे, मतलब अर्धसूत्री विभाजन करेगा, सेकंड अर्धसूत्री विभाजन, और उसके द्वारा फिर से ये बना देगा एक द्वितीय ध्रुवीय पिंड, और एक बना देगा अंडाणु, जिसे हम लोग युग्मक कहते हैं। एक बार और अच्छे से बता देता हूँ, आपको समझ में नहीं आया होगा। तो सबसे पहले देखो सबसे पहली बात ये है, मान लो यहाँ पर अपना प्राथमिक क्या है? जनन कोशिका है। ये प्राथमिक जनन कोशिका यहाँ पर समसूत्री विभाजन करेगा। समसूत्री विभाजन करके यहाँ पर 2 कोशिका इसने बना ली, एक कोशिका और 2 कोशिका ये केंद्रक है, बना ली। अब ये जो कोशिका है यहाँ पर क्या होगा? ये जो कोशिका है फिर से विभाजन करेगी। समसूत्री में आपको पता है यहाँ पर और विभाजन करती है, और यहाँ पर विभाजन कर ली, और ये जो बने हैं ना, इसे हम कहते हैं प्राथमिक oocyte। ठीक है, oocyte कहते हैं, प्राथमिक oocyte कहते हैं। अब ये जो प्राथमिक oocyte है ना, वो क्या करेंगे? क्या वृद्धि करेंगे, मतलब ग्रोथ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वृद्धि अवस्था आ जाएगी, वृद्धि अवस्था आ जाएगी, वृद्धि अवस्था आ गई, और ये वृद्धि करके है बहुत बड़ी बन गई। अब ये जो बड़ी बनी है वो क्या हो जाएगी? ये करेगी अब जाके, मतलब बड़ी हो गई है, मतलब परिपक्व हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा? परिपक्व हो जाएगी, जिसे हम लोग मैच्योर कहते हैं। ठीक है, मैच्योरेशन जो है वो आ जाएगी। अब ये बड़ी होने के बाद क्या होगी? यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होगा। इसका क्या होगा? यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा, और अर्धसूत्री विभाजन होने से क्या होगा? द्वितीयक हमें मिल जाएगी यहाँ पर oocyte, और साथ ही यहाँ पर मिल जाता है प्राथमिक, हमें मिल जाता है यहाँ पर ध्रुवीय पिंड। ध्रुवीय पिंड हमें यहाँ पर मिल जाता है। और उसके बाद ये जो अपना द्वितीय का भी oocyte हमने मिला था, ये द्वितीय oocyte फिर से वृद्धि करेगी, और उसके बाद वृद्धि करने के बाद ये फिर से क्या करती है? अर्धसूत्री विभाजन करती है, विभाजन करती है। सेकंड वाला यहाँ पर फर्स्ट हो रहा था, यहाँ पर सेकंड होगा, और सेकंड होने के बाद ये 2 ठो और कोशिका बनाएगी, जिसमें एक जो कोशिका है वो बनेगा युग्मक, जो कि अपना अंडाणु है, और दूसरा यहाँ पर बनेगा द्वितीय क्या है? ध्रुवीय पिंड बन जाएगा। तो यही चीज़ें थी, नॉर्मल चीज़ें। मैं एक बार थोड़ा सा और बता देता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से। सबसे पहले है गुणन अवस्था। इसमें क्या होगी? जो प्राथमिक जनन कोशिका है वो समसूत्री विभाजन करेगी और प्राथमिक oocyte बनाएगी। उसके बाद है वृद्धि अवस्था। इसमें जो प्राथमिक oocyte बना है वो आकार में वृद्धि करेगा। और उसके बाद आता है परिपक्वन अवस्था। इसमें जो प्राथमिक oocyte है वो अर्धसूत्री प्रथम करेगा, और अर्धसूत्री प्रथम करने के बाद द्वितीय oocyte बनाएगा, और द्वितीय oocyte के साथ साथ एक छोटा सा क्या है? ध्रुवीय पिंड बनाएगा। फिर ये जो द्वितीय अपना क्या है? oocyte है वो फिर से विभाजन करेगा अर्धसूत्री द्वितीय, और जैसे अर्धसूत्री द्वितीय करेगा तो हमें मिल जाता है एक युग्मक अंडाणु मिल जाता है, और साथ ही मिल जाता है छोटा सा और द्वितीय ध्रुवीय पिंड मिल जाता है। एंड कंप्लीट हो चुका है ये। एंड इसके बाद है चैप्टर, मतलब सॉरी यार, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, क्या गर्भ निरोधक का उपयोग नियोजित है? तो हाँ जी भाई, गर्भ निरोधक का जो उपयोग है नियोजित है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो भारत का जो जनसंख्या है सबसे ज़्यादा है विश्व में। वैसे आंकड़े के हिसाब से चाइना में है, बट अगर देखा जाए तो ओवरव्यू में, ऐसा देखा जाए ओवरव्यू में, तो भारत जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। और उसके कारण राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर बहुत सारी संकट उत्पन्न होती है, भोजन की कमी, आवास की कमी। तो इन चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए गर्भ निरोधक का उपयोग नियोजित है। और साथ ही परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है
उसे भी यहाँ पर प्रोत्साहन मिलता है और महिलाओं की स्वास्थ्य भी अच्छी बनी रहती है, इसलिए यहाँ पर गर्भनिरोधक का उपयोग जो है नियोजित है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, संभाविता और अपूर्ण प्रभाविता को उदाहरण सहित समझाना है। मैं आपको बता दूँ ये जो है मतलब IMP क्वेश्चन नहीं है, बट मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसके बारे में। एंड सबसे पहले मैं पानी पी लेता हूँ, गला मेरा खराब लग रहा है। देखो ये जो अपूर्ण प्रभाविता और ये जो पूर्ण प्रभाविता जो है ये मेंडल के नियम से आए हैं, जिसमें आपको पता होगा एक प्रभावी होता है एक अप्रभावी होता है जीव, और जो प्रभावी जीन है वो अप्रभावी को दबा देता है उसके लक्षण को, और पहले पीढ़ी में यहाँ पर प्रभावी मिलता है हमें, और जो अप्रभावी है वो नहीं दिखता है, मतलब वो गायब हो जाता है समझो। वही नियम यहाँ पर काम करता है। एंड इसके पैराग्राफ बहुत ज़्यादा लंबा है एंड वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, बट मैं तो बोलूँगा एक बार आप इसी बार रीड कर लो। और मतलब 1-2 दिन बाद अपना बोर्ड एग्जाम है तो भाई मतलब ना पढ़ो तो अच्छा है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है नहीं। तो हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है क्योंकि एक दिन बचे है बोर्ड एग्जाम, और अगर बहुत टाइम बचा होता तो सारी चीज़ आप पढ़ सकते थे। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, रामाफिथिगस की विशेषता लिखिए। और देखो यार टाइम अभी रात के 1 बज रहे हैं एंड मतलब 26 तारीख है और कल 27 को अपना बोर्ड एग्जाम है। मतलब मैं रात के 1 बजे बना रहा हूँ तो अभी भी एक दिन है समझो, ठीक है, अपने पास, और जल्दी से मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ। तो रामाफिथिगस की विशेषता क्या है? देखो रामाफिथिगस की विशेषता सबसे पहली बात, हमारा जो पूर्वज है बंदर बोला जाता है, जबकि जो बंदर है हमारा पूर्वज नहीं है। कपि जो होता है वो हमारा पूर्वज होता है, और जो एक वानर होता है, तो वानर और जो इंसान है ह्यूमन है उनके बीच का जो जीव होता है उसे रामाफिथिगस कहा जाता है। ये 12 से 15 मिलियन वर्ष पाए जाते थे, कहाँ, मायोसीन युग में पाए जाते थे। इनकी जो शरीर थी वो मतलब दोनों के बीच, वानर हो गया और मनुष्य हो गया, उनके दोनों के बीच की जैसी थी, मतलब इनमें पूंछ नहीं पाया जाता था, सबसे पहली बात ये थी। सेकंड, इनका जो जबड़ा था वो क्या था, लगभग जो है समान था किसे, मनुष्य के जबड़े के जैसा। उनका चेहरा जो है सीधा था, छोटे जबड़े थे, मतलब नॉर्मल जैसे ह्यूमन का होता है। और उनका जो है आहार क्या था, फल और अन्य नरम पौधों के खाद्य पदार्थ खाते होते थे। मतलब यहीं से समझो कि हमारा जो ह्यूमन है वो बनना स्टार्ट हुआ था रामाफिथिगस से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सभोज्यता एवं परजीविता में 3 अंतर किए, तो सभोज्यता परजीविता क्या होती है? तो सभोज्यता का मतलब यह है, सभोज्यता में 2 जीवों के बीच क्या होता है, आपस में संबंध होता है, जिसमें एक को तो है भाई लाभ होता है और दूसरे को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब कि वो बिल्कुल भी उससे प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आएगा समुद्री सी और क्लाउन मछली। एक और है आर्किड पादप होता है जो कि आम के पौधे पर यहाँ पर सभोज्यता का उदाहरण है, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर से परजीविता। परजीविता में क्या होता है, एक को लाभ होता है एक को नुकसान होता है, और इसमें जो भोजन है वो क्या करता है, दूसरे से प्राप्त करता है, जिसके ऊपर यहाँ पर वो बैठा हुआ है समझो, ठीक है, उसके ऊपर से भोजन प्राप्त करता है। और फिर इसके एग्जांपल दे लेना, जैसे कि जू हो गया, मनुष्य हो गया, और कीट हो गए, और बहुत सारे जानवर में होते हैं, वो एग्जांपल आप देख सकते हो। इससे पहले भी मैंने सेट में अच्छे से बता रखा है। एंड अभी भाई मेरा तबीयत खराब है तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं ट्राई करता हूँ जल्दी जल्दी से करने की। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य। जैव विविधता के संरक्षण मतलब ये होता है, इसमें क्या है, जीव, जितने भी जीव है ना पृथ्वी पे, बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, उन्हें बचा के रखना, उन्हें विलुप्त होने से बचाना ही जैव संरक्षण कहलाता है। इसे करने के सबसे मेन जो कारण ये है कि जो प्रकृति है उसकी स्थिरता को बनाए रखना, उसमें संतुलित बनाए रखना, संतुलन बनाए रखना, उसके लिए ये जो है किया जाता है। तो प्राकृतिक आवासों की रक्षा करने के लिए, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए, प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग करने के लिए ये जो है उद्देश्य है, इसका मेन उद्देश्य है। इसके नेक्स्ट यहाँ पर से ये भी आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास, अनुलेखन क्या है, बहुरूपता क्या है? अनुलेखन जो है डीएनए बनाने की प्रथम क्रिया होती है, जिसमें आरएनए से हम क्या बात, तो डीएनए से हम एमआरएनए बनाते हैं, वो होता है अनुलेखन। एंड इसके बाद अनुलेखन के बाद यहाँ पास बहुरूपता है, बहुरूपता भी आप पढ़ सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, और मैं हर वीडियो में जैसे कि आपको बताता रहता हूँ कि 4 नंबर 5 नंबर के जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, वही आते हैं, मतलब 2-3 क्वेश्चन ही है जिसे आप पढ़ लेते हो तो 4 और 5 नंबर एकदम फिक्स हो जाते हैं आपके, और ये चीज़ें बिल्कुल भी IMP नहीं है। अब भाई देखो 4 सेट बनाया है इन लोगों ने, तो सभी ने कहीं ना कहीं अलग क्वेश्चन देना पड़ेगा, सेम देंगे तो मतलब का क्या होगा, इसलिए अलग अलग दे देते हैं। वैसे ये बिल्कुल भी IMP नहीं है, जितने भी IMP है मैंने पहले ही आपने एक वीडियो में बना रखा है, मतलब बता रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी आप इसे स्किप कर देना, मैं तो बोलूँगा इसे भी कर दो क्योंकि एक दिन बचे अपने बोर्ड एग्जाम को, तो ये सारे स्किप कर दो। नेक्स्ट यहाँ पर उसका अथवा में है, ये भी स्किप कर सकते हो, बहुत लंबा है देखो। इसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे पढ़ लो। मैं आपको बता देता हूँ, चिकित्सा क्षेत्र में आनुवंशिक अभियांत्रिकी की
4 महत्व यहाँ पर लिखना है। देखो चिकित्सा क्षेत्र में क्या होता है, आनुवंशिक यांत्रिकी का मतलब ये है जिनके डीएनए में हम थोड़ा सा छेड़छाड़ करते हैं और उन्हें विकसित कर देते हैं कुछ अच्छे चीज़ें प्राप्त करने के लिए। जैसे सबसे पहली नई दवाइयों का जैव स्तर पर संश्लेषण करने के लिए, जिन चिकित्सा के दौरान हीमोफीलिया, कीटोन्यूरिया आदि वंशागत रोग का उपचार के लिए। तो आप लिख सकते हो वंशागत ही के जितने रोग है, वंशागत जो रोग है उसके उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आप लिख सकते हो आनुवंशिक रोग का उपचार के लिए, वही चीज़ है वंशागति वाला, सेम चीज़ें हुई है। कैंसर का उपचार भी इससे किया जा सकता है। इससे हम बहुत सारे बीमारियों के बारे में पता लगा सकते हैं और उसके लिए उपचार हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो नॉर्मल चीज़ें हैं, वही चीज़ें यूज है, बस और ही क्या है इसमें। इसके बाद है नेक्स्ट, कृषि क्षेत्र में आनुवंशिक अभियांत्रिकी कोई 2 महत्व लिखिए। तो कृषि क्षेत्र में जैसे मैंने पहले ही बता रखा है आपने इसके पहले वीडियो में कि कृषि में आनुवंशिक जो है इस आनुवंशिक जो विधि है, ठीक है, अभियांत्रिकी विधि, उसके द्वारा 2-3 यहाँ पर पादप बनाए जाते हैं। जैसे जीएम पादप हो गया, बेटी का बास हो गया, गोल्डन राइस हो गया। ये क्यों बनाए जाते हैं? ताकि उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना पाए जिससे हमें हानियाँ कम हो, लाभ ज़्यादा हो। सबसे पहले यहाँ पर लाभ भी होता है जीएम पादप का। इसमें जीएम पादप के बारे में लिखो फिर भी आपको मिलेगा। जीएम पादप जो है भैया वो जो प्रकृति में ना अनुकूलित रहता है, मतलब ये कितना भी सूखा हो, पानी हो, गर्मी हो, वो वहाँ पर अच्छे से ढल जाता है अपने वातावरण के आधार से। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीनों का अनाज वाला फसलों की स्थानांतरण करना। कृषि में कृत्रिम उर्वरक के रूप में इसकी आवश्यकता होती है, मतलब कृत्रिम जो उपयोग की आवश्यकता को कम करना, ठीक है, मतलब कीटनाशक का उपयोग जो है कम करने में किया जाता है। उच्च मतलब कि पादप जो होते हैं उत्पादक वाले प्रजातियों का एक नई प्रजातियों का विकास करना, उच्च प्रवणता एवं नई प्रजाति का विकास करना, वही चीज़ें रिपीट हो रही है बार बार। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हैजा, टिकनेस, टाइफाइड एवं क्षय के रोग और रोगजनक जीवाणु के नाम बताना है। एंड जैसे कि मैंने बताया ये भी बिल्कुल एमपी नहीं है, बट 1 नंबर पूछा जा सकता है। हैजा, टिकनेस एंड ये जो है जीवाणु वाला, ठीक है, ये मुझे एमपी नहीं लग रहा। और इसमें टाइफाइड है वो काफ़ी ज़्यादा एमपी है, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि एमसीक्यू में ये पूछा जाता है और पीवाईक्यू में भी ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसका यहाँ पर आंसर आप देख सकते हो। मैंने तो यहाँ पर सिर्फ टाइफाइड याद किया है क्योंकि ये मुझे अच्छा लगा था और पहले ही याद था यार, मतलब ये सारी चीज़ तो थी ही नहीं मुझे और मैं कर भी नहीं रहा ये अभी, बाद में करूँगा जब मैं नीट के लिए और प्रिपेयर करूँगा बोर्ड एग्जाम के बाद तो करूँगा। तो टाइफाइड का क्या है? साल्मोनेला टाइफी है। इसका नेक्स्ट है प्रोटोजोआ विषाणु प्रत्येक के 2 नाम लिखो। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल एमपी नहीं है, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ एमपी नहीं है। आप इसे छोड़ सकते हो 100% छोड़ सकते हो। जो एमपी है वो पढ़ के जाओ और 100% वही आएगा। मैंने लिस्ट पहले ही दे रखा है, पहले ही मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल एमपी नहीं है भाई। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब ये तो बिल्कुल भी एमपी नहीं है, कभी नहीं पूछा गया है, मतलब 2020 में पूछा था ये, ठीक है, बट एमपी नहीं है। इसके बाद यहाँ पास है ये वाला, ये भी एमपी नहीं है, ये तो बिल्कुल भी एमपी नहीं है। हाँ बट ये वाला थोड़ा सा एमपी है। और 4 नंबर के लिए नहीं, मतलब 5 नंबर के लिए एमपी नहीं बोलूँगा, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा ये जो है परागकण का क्या है, डायग्राम है। परागकण में क्या होता है, 2 आवरण होते हैं, बाह्य आवरण और अंत आवरण। जो बाह्य आवरण होता है ना वो एक पदार्थ द्वारा बना होता है स्पोरोपोलिनी से, जो कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत पदार्थ होता है। पादप जगह का सबसे मजबूत पदार्थ जो होता है स्पोरोपोलिन होता है। तो आपको पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि ये जो परागकण का बाहरी आवरण है किससे बना होता है, किस पदार्थ से बना होता है, तो स्पोरोपोलिन से बना होता है। अंदर का जो है वो बना होता है किससे, पैक्टिन और सेलुलोज से बना होता है। और देखो जो बाहरी आवरण है ना कुछ जगह से बहुत ही मतलब एकदम छोटा होता है, ठीक है, कुछ जगह में खाली रहता है या छोटा होता है, उसे कहते हैं जनन छिद्र, ठीक है। तो यही है नॉर्मल क्वेश्चन, यहाँ से एमसीक्यू बन सकते हैं। बाकी 5 नंबर में ये नहीं बनेगी, 5 नंबर वाले मैंने पहले एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो आप जाके देख सकते हो इससे पहले वीडियो में। एंड इसके बाद यहाँ पर से विभूषण से क्या तत्व है, तो देखो विभूषण क्या होता है, 2 लिंगी जो पुष्प होते हैं उसमें से अगर हम परागकोश को काट के बाहर निकाल देते हैं तो विभूषण कहलाता है। ऐसा क्यों करते हैं, अगर हमें कोई अच्छा पुष्प चाहिए, एकदम रंगीन पुष्प, अपना मनचाहा पुष्प चाहिए, तो हम क्या करते हैं उसमें स्वपरागण हो गया, पर परागण हो गया, इसे हम लोग को रोकना पड़ेगा। अब रोकने के लिए स्वपरागण को रोकने के लिए उसमें जो पराग कोष है उसे काट के बाहर निकालना होगा, वरना वहाँ के पराग का निकाल के वर्तिकाग्र में आके वहाँ पर जनन हो जाएगा और हमें पुष्प मिल जाएगा। तो वो नहीं करना है, इसलिए उसे हटा दिया जाता है और उसके ऊपर बैगिंग कर दिया जाता है। किससे, एक पेपर से, टिश्यू पेपर हो गया, बटर पेपर हो गया, उससे पैकिंग कर देते हैं ताकि दूसरा परागकण जो है उस पर ना आए और मनचाहा परागकण डाल के उसमें परागण करा के वो फूल वगैरह हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है पुंकेसर के आंतरिक संरचना को स्पष्ट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है ये, और ये भी एमपी नहीं है, बट आपको इसमें जो टेपिटम है वो आपको याद रखना है। ये जो टेपिटम है ना यहीं से स्पोरोपोलिन का निर्माण होता है, जो कि यहाँ पास जो बाहर का आवरण है वो बना होता है ना जिस पदार्थ से, वो पदार्थ बनता है टेपिटम में। तो बस आपको यही याद रखना है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
एंड देखो मैं सच बताऊँ ना तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरा रिवीजन हो अच्छे से, और इसलिए मैं ये सारे क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। और अब बिल्कुल भी आईएमपी नहीं है तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं होता है। एक दिन बचे हैं तो आप सिर्फ आईएमपी पढ़ो तभी काम का है। 2-3 नंबर को मैंने एक्सप्लेन किया है ऐसा इसलिए क्योंकि वो अलग अलग आ सकते हैं, बट 4 नंबर 5 नंबर के सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, तो सिर्फ वही करना है हमें, और मैं तो वही करने वाला हूँ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो अपना चौथा वाला मॉडल पेपर है उसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एंड सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड बाय बाय।